वेलकम टू पीसीएम रैंक एकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछला क्लास में पढ़ा रहे थे यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर चुके हैं पूरी तरीके से। तो आज एक नया चैप्टर शुरुआत करेंगे। नए चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट, सारणिक पढ़ने वाले। तो सारणी पढ़े से पहले सारणी के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। सारणी के डेफिनेशन जान लीजिए। सारणी का थ्योरी जो भी होता है पहले थ्योरी हम पढ़ा देंगे। जब भी पढ़ाते हैं तो कोई भी चैप्टर पढ़ाएंगे सबसे पहले थ्योरी पढ़ाएंगे। थ्योरी खत्म हो जाएगा उसके बाद एग्जाम्पल लगाएंगे, उसके बाद सवाल लगाएंगे, एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो हेडिंग बना लीजिए डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट हिंदी होता है सारणी। आप सारणी लिख सकते हैं, सारणिक लिख सकते हैं, पता नहीं किताब में हिंदी में सारणी भी होता है सारणिक भी होता है। ठीक है, आप देख लीजिए कैसे सारणी। हम हिंदी इंग्लिश का टीचर नहीं है। ठीक है, आप नहीं कहिएगा आपको डिटर्मिनेंट नहीं लिखे आता या सारणी नहीं लिखे आता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए तो भैया डिटर्मिनेंट में कुछ होता है, सारणी कुछ होता है, पहले देखिए। तो बेसिकली आप थोड़ा सा पंक्ति और पंक्ति से परिचित होंगे। पंक्ति क्या होता है या रेखा क्या होता है, इस सब से थोड़ा सा परिचित होंगे। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। तो भैया कोई वस्तु रहेगा या व्यक्ति रहेगा, कुछ भी रह सकता है, उसको एक प्रॉपर शेप देना होता है, एक आकृति देना होता है। ठीक है, या तो उसको एक पंक्ति में बैठा दीजिएगा, पंक्ति मतलब हॉरिजेंटल लाइन में, या उसको स्तंभ में ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से बैठा दीजिएगा, यानी लंबवत बैठा दीजिएगा। बेसिकली एक पंक्ति ही हुआ। पंक्ति हॉरिजेंटल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, इस प्रकार से। तो डिटर्मिनेंट में कुछ होता है कि जितना एलिमेंट रो में हो या जितना वस्तु, कुछ भी बोल सकते हैं, जितना वस्तु या व्यक्ति, जितना वस्तु को अगर हॉरिजेंटल लाइन में बैठाए हैं उतना वस्तु या व्यक्ति को वर्टिकल लाइन में भी बैठाइएगा, तब जाके एक प्रॉपर शेप तैयार होता है, वर्गाकार। ठीक है, ओकरा कुछ बोलते हैं डिटर्मिनेंट बोलते हैं। बेसिकली इस शेप ऐसा हम बता देते हैं। वर्ग आपको परिचित है ना वर्ग से, यानी उसका चारों साइड बराबर होगा। हम कहने का मतलब है कि अगर इधर तीन व्यक्ति को बैठा रहे हैं ऐसे करके, मतलब वर्टिकल तीन व्यक्ति को बैठ रहा है तो हॉरिजेंटल भी तीन व्यक्ति ही बैठेगा, तब जाके आपको कुछ होगा, एक डिटर्मिनेंट तैयार हो गया। यानी डिटर्मिनेंट का ये खासियत है कि जितना रो रहेगा, रो अब थोड़ा सा रो और कॉलम भी आएगा यहाँ से, रो बता देते थोड़ा सा यहीं पर बता रहे हैं। तो बताओ, जैसे इधर अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से लंबवत बैठल है यानी वर्टिकल बैठल है ना, तो इस प्रकार के शेप को, इस प्रकार से लाइन को, उसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, और यही व्यक्ति अगर इस प्रकार से एक पंक्ति में इस प्रकार से बेसिकली पंक्ति दोनों है, ये भी पंक्ति है ये भी पंक्ति है। ठीक है, बशर्ते दोनों में कि एक पंक्ति खड़ा है एक पंक्ति ऐसा सोया हुआ है, तो इस प्रकार के पंक्ति को गोची बोलते हैं, रो बोलते हैं। इस प्रकार के पंक्ति को गोची बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इतना आपको पता होगा। हिंदी वही होता है, रो मतलब रो, कॉलम मतलब कॉलम। ये नहीं कि भैया रो का हिंदी क्या होता है, हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कुछ हॉरिजेंटल यानी इस प्रकार जो सोया हुआ लाइन है, ठीक है, सोया हुआ लाइन को कुछ बोलते हैं रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को कुछ बोलते हैं कॉलम बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट किसका होता है भैया, तो जिसमें रो और कॉलम होता है। लेकिन अभी बता रहे थे ना, अगर तीन व्यक्ति कॉलम में बैठा है तो तीन व्यक्ति रो में भी बैठा होना चाहिए, उसी को सारणी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा कि भैया आयताकार हो तो क्या होगा, नहीं। अगर मान लेते इसमें पांच व्यक्ति बैठल है हॉरिजेंटल में, इधर तीन व्यक्ति बैठल है, तो इसका सारणी नहीं होगा। तो सारणी केवल केवल डिटर्मिनेंट केवल और केवल बेसिकली कॉलम और रो समान रहेगा तभी होता है। तो यहीं से डेफिनेशन निकलता है। आगे पढ़िएगा मैट्रिक्स। बेसिकली आपको पढ़ना पहले मैट्रिक्स, लेकिन हम पढ़ाते पहले डिटर्मिनेंट। उसका रीजन है मैट्रिक्स में आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट के बड़ी सारा यूज मैट्रिक्स में होगा, ना कि मैट्रिक्स का बड़ी सारा यूज डिटर्मिनेंट पर नहीं होगा। इसलिए पहले आप हम पढ़ाते वो अनुसार पढ़िए। ठीक है, पहले डिटर्मिनेंट का यूज होगा और बाद मैट्रिक्स का यूज होगा। ठीक है, किताब में दे लो से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए, तो बेसिकली अब तरह से कोई बोले सारणी किसे कहते हैं, तो बोलिएगा जिसमें रो तथा कॉलम रहता है उसे सारणी कहते हैं। अब बोलेगा भैया रो और कॉलम तो मैट्रिक्स में भी होता है, तो ओकरो सारणी बोलेंगे, हाँ ओकरो सारणी बोल सकता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंडीशन लगा दीजिएगा कि डिटर्मिनेंट वैसा होता है जिसमें रो और कॉलम होता है, उसे डिटर्मिनेंट करते, बशर्ते इसमें ये कंडीशन ये है कि रो और कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए। यानी तीन 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 एलिमेंट का या तीन वस्तु का अगर रो है तो कॉलम भी तीन एलिमेंट या तीन वस्तु का ही होना चाहिए, तब जाके कुछ बन जाएगा, सारणी बन जाएगा। तो सारणी का पहला कंडीशन तो यही है। ठीक है, सारणी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है बेसिकली, आप मॉडुलस जैसा देखे होंगे ना, बड़े के ऐसे करके दोनों तरफ मोड लगा दीजिए, ये सारणी का थोड़ा सा सिंबल है।
सारणी को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसी को रिप्रेजेंट करना है तो दोनों तरफ डंडा लगा दी इस प्रकार से, उसको भी सारणी बोलते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। इसको पढ़े के तरीका है, ठीक है। तो सारणी के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन हम लिख देते हैं। अच्छा, तो भैया सारणी का डेफिनेशन कैसे लिखना है, परिभाषा हेडिंग तो बना दिए, अगर इसका डेफिनेशन लिखना है तो भैया इसका डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें ऐसा लिख सकते हैं, जिसमें जिसमें या वैसा आकृति, वैसा आकृति, वैसा आकृति, वैसा आकृति जिसमें जिसमें रो तथा कॉलम, रो तथा कॉलम, रो तथा कॉलम, कॉलम की संख्या समान हो, रो तथा कॉलम की संख्या संख्या समान हो या बराबर हो, ठीक है। रो तथा कॉलम की संख्या समान हो, या इसी को दूसरा या करके आप दूसरा डेफिनेशन ऐसे करके लिख सकते हैं कि भैया वैसा आकृति जिसमें रो के एलिमेंट की संख्या तथा कॉलम के एलिमेंट की संख्या बराबर हो। रो में भी 5 एलिमेंट हो तो कॉलम में भी 5 एलिमेंट हो, अगर रो में 3 एलिमेंट हो तो कॉलम में भी 3 एलिमेंट हो, तो इस प्रकार की आकृति को कुछ बोलते हैं सारणी बोलते हैं। सारणी को आप पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट बना के पॉइंट लिख सकते हैं कि सारणी को डेल्टा या डेट ए, या भैया ऐसा करके कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए कोई मैट्रिक्स है, दोनों तरफ डंडा लगा दीजिए मोड जैसा, इस प्रकार के। तो सारणी को डेल्टा से या डेट ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए से सूचित किया जाता है। आप दूसरा पॉइंट में इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। अब भैया सारणी को तो ऐसा करके एक तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो इसी चीज को मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अनुसार बना सकते हैं, मैट्रिक्स से रिलेटेड करके बना सकते हैं कि भैया अगर हमरा कोई डेफिनेशन बोले तो ये तो बोल देंगे ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में इस तरह का सवाल आएगा कि यदि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होता है अभी थोड़ा समझते हैं, ऑर्डर और कोटि थोड़ा सा। जैसे हम कुछ बोले कि भैया सारणी है, सारणी है तो भैया सारणी कुछ रहेगा इस प्रकार का शेप रहेगा, दोनों तरफ डंडा लगल रहेगा। तो हम बोल रहे थे कि इधर देखना कितना ऐसे करके रहेगा, ओकरा कुछ बोलते हैं रो, इस तरह की लाइन को कुछ बोल देंगे रो, और इस तरह की लाइन को कुछ बोल देंगे कॉलम, इस तरह की लाइन को कुछ बोलेंगे कॉलम। तो जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होगा, मान लेते हैं इधर एम रो है, इधर एम रो है और इधर एन कॉलम है, ठीक है। एम रो है एन कॉलम है, तो भैया इसका कोटि का रिप्रेजेंट, तो कोटि बेसिकली यहाँ पर लिखा जाता है। कोटि कहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर टेल के पास। इसका कोटि, तो कोटि के लिखे तरीका या तो मैट्रिक्स का कोटि लिखिए या डिटर्मिनेंट का कोटि, दोनों में सेम तरह का कोटि लिखा जाता है। सबसे पहले रो लिखिए इनटू कॉलम लिख लीजिए, तो भैया रो और कॉलम की गुना कर लीजिएगा, उसका कोटि निकल जाएगा। तो इसका रो कितना है भैया एम, इसका कॉलम कितना है एन, तो बेसिकली इसका कोटि हो गया। तो भैया एम रो एन कोटि के कोई डिटर्मिनेंट है, तो बताओ डिटर्मिनेंट में हम कुछ बोले किसका पॉसिबिलिटी है, डिटर्मिनेंट किसका निकलेगा, तो जिसका निकलेगा जिसका रो और कॉलम बराबर होगा। तो अर्थात इसमें कुछ है एम और एन आपस में कुछ है बराबर है, ऐसा नहीं दिखाइएगा कि एम कुछ है एन कुछ है, तो दोनों अगर डिफरेंट होगा तो उसका सारणी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उसका केवल केवल मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो भैया अगर इसका डिटर्मिनेंट है तो इसका कंडीशन है कि एम रो है एन कॉलम है, तो ये अगर सारणी होगा तब कुछ ही होगा भैया एम और एन आपस में बराबर होगा, इसी को बोलते हैं अब बराबर, यानी चारों पट्टी से बराबर, इधरों बराबर इधरों बराबर। तो बताइए ये स्क्वायर दिख गया ना, यानी वर्ग दिखा, और वर्ग का कुछ डेफिनेशन होता है चारों साइड बराबर होता है, यानी इसका चारों, यानी जितना रो उतना कॉलम। तो कहने का मतलब है कि इसमें रो और कॉलम की संख्या समान होगा, तो इस प्रकार के रो और कॉलम संख्या समान होगा, यानी एम रो और एन कॉलम है दोनों आपस में बराबर होगा, कुछ ही बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते, मैट्रिक्स में बोलते हैं इसी को वर्ग आव्यूह बोलते हैं। तो वर्ग आव्यूह में कुछ होता है रो और कॉलम बराबर होता है, रो और कॉलम आर फोर रो सी फोर कॉलम, तो रो और कॉलम आपस में बराबर होता है। तो कितना रो है एम रो है, कितना कॉलम है एन कॉलम है, तो दोनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो कुछ होगा आर और सी को जो होगा बराबर होगा, यानी एम और एन बराबर होगा। इसी चीज को अगर बोले कि भैया एम रो एन कॉलम का कोई मैट्रिक्स है तो इसका सारणी के लिए क्या कर, निम्न से कौन सा कदम सही होगा, तो भैया सारणी बनाना है, जो जाहिर सी बात है सारणी में सब चीज बराबर होता है, रो और कॉलम बराबर होता है, तो जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा। तो एम रो है तो एन बराबर कॉलम भी उतना ही होना चाहिए, यानी एम और एन आपस में बराबर होना चाहिए, तब इसका सारणी पॉसिबल होगा, नहीं था नहीं। तो उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो भैया अगर एक पॉइंट में लिखना चाहे तो इस प्रकार से नोट बना के लिख सकते हैं कि केवल और केवल, केवल और केवल, केवल और केवल वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह का ही सारणी संभव है, का ही सारणी संभव है, अदर के नहीं, ठीक है, अदर के नहीं। मतलब वर्ग आव्यूह मतलब जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होगा, ठीक है। दूसरा प्रकार से बना सकते हैं कि यदि कोई सारणी
यदि कोई सारणी या यदि कोई मैट्रिक्स, ठीक है, यदि कोई मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है जो एम क्रॉस एन का है, एम क्रॉस एन का है, तो भैया इसका अगर सारणी बनाना है, अगर इसका सारणी बनाना है, सारणी अगर इसका बनाना है, इसी का अगर सारणी बनाना है, तो भैया इसमें कुछ ही होना चाहिए, एम और एन आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, इस प्रकार से। या बोल सकते हैं वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह में रो और कॉलम बराबर होता है, यानी उसका जितना रो रहेगा उतना ही कॉलम, तो एम रो बोले ना लिखे एक तरीका, जितना पहले लिखा है वो पहले रो लिखा जाता है, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। अगर ये वर्ग मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो एम और एन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तभी जाके वर्ग मैट्रिक्स होगा। वर्ग मैट्रिक्स का ही कुछ है डिटर्मिनेंट पॉसिबल, अन्यथा नहीं। अच्छा बताओ, अभी थोड़ी देर बोले थे, एकरा कुछ बोलते हैं कोटि बोलते हैं, एकरा कुछ बोलते हैं कोटि। ये दोनों का आपस में गुना कर लीजिएगा ना, तो किसी भी सारणी या किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट के कुल संख्या निकल जाएगा, एलिमेंट्स का कुछ कुल संख्या निकल जाएगा। एलिमेंट मतलब यहाँ अवयव से है, ठीक है, इसमें अंदर जो भी लिखा है ना वो अवयव होता है, सारणी के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ था उसे अवयव बोलते हैं। अवयव को भी बेसिकली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है A11, A12, A13, इस प्रकार से वो सारा चीज हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो ये इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सारणी केकरा करते हैं एक लाइन में, कि भाई सारणी जिसमें रो और कॉलम संख्या समान होता है उसका सारणी बोलते हैं, ठीक है। सारणी केवल केवल वर्ग आव्यूह का ही संभव है, ठीक है। अब इसी में आते हैं, आगे पढ़ते जाइएगा, आगे पढ़ते जाइएगा कि सारणी का कितना प्रकार होता है ऑर्डर वाइज, ठीक है। ऑर्डर वाइज मतलब कोटि के अनुसार, कोटि के अनुसार सारणी के कितना प्रकार होता है वो अनुसार हम बताते हैं। कोटि के अनुसार सारणी के प्रकार, कोटि के अनुसार सारणी के प्रकार, तो कोटि के अनुसार सारणी के प्रकार कितना होता है, तो भैया हो सकता है पहले प्रथम कोटि का बीरो, प्रथम कोटि से कहने का मतलब, प्रथम कोटि कहने का मतलब जिसका कोटि का, जैसे अभी एम 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 क्रॉस एन था ना, तो भैया प्रथम कोटि का मतलब एक क्रॉस एक रहेगा, ठीक है। तो भैया इसमें एक क्रॉस एक करने मतलब डिटर्मिनेंट या इसी वजह दोनों तरफ डंडा इस प्रकार से रहेगा, और उसमें एक ही एलिमेंट रहेगा, एक ही एलिमेंट रहेगा, तो जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो बताओ रो और कॉलम तो समान ही हुआ, एक ही एलिमेंट है, रो में भी एक कॉलम में भी एक, इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है A11 लिखा जाता है। A11 लिखने का मतलब पहले वाला को रो पढ़ा जाता है, बाद वाला को कॉलम पढ़ा जाता है, तो जितना रो उतना ही कॉलम, तो ठीक है। इसका कोटि को लिखे का तरीका यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो इसमें कितना एलिमेंट 1, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे, कितना रो है, तो भैया एक रो है, कितना कॉलम है, एक कॉलम है, इस प्रकार A11, तो इसको बोलते हैं प्रथम कोटि। तो डेफिनेशन लिखना चाहे तो आप सुन के लिख सकते हैं प्रथम कोटि के, कि वैसा सारणी जिसमें एक रो और एक ही कॉलम हो, उसे कुछ बोलते हैं प्रथम कोटि के, एकरा बोलते हैं प्रथम कोटि के सारणी, ठीक है। इस प्रकार से डेफिनेशन लिख सकते हैं। द्वितीय कोटि की सारणी उसी प्रकार आप लिख सकते हैं द्वितीय कोटि की सारणी। द्वितीय कोटि की सारणी जैसे प्रथम कोटि में एक रो एक कॉलम था, तो द्वितीय कोटि में कुछ होगा दो रो दो कॉलम, तो आप लिखना चाहे द्वितीय कोटि को डेफिनेशन, तो कुछ लिखेगा वैसा सारणी जिसमें दो रो और दो ही कॉलम हो, तो इस प्रकार के सारणी को बोलते हैं द्वितीय कोटि। अच्छा द्वितीय कोटि है तो भैया देखे एक गुने एक किया तो एलिमेंट की संख्या एक आया, तो दो गुने दो कीजिएगा तो एलिमेंट की संख्या चार आएगा, यानी इस प्रकार से आएगा, देखो ऐसे करके रहेगा, चार एलिमेंट है ना, इस प्रकार से दो रो दो कॉलम, ठीक है। द्वितीय कोटि किस प्रकार से, बेसिकली सबके नाम लिखना है, नाम लिखे के भी तरीका होता है, हम आपको नाम लिखे बताते हैं, देखो। तो भैया कुछ ही सबसे पहले लिखे का तरीका है, तो सबसे पहले कुछ रो लिखते हैं, तो थोड़ा सा आपको इधर भी हम बताते हैं, जैसे कहीं पे लिखा है ABC और 2 3 4 5 7 8 ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, तो पहले आपको रो और कॉलम थोड़ा सा हम समझाते हैं, फिर कोटि समझाने में थोड़ा सा आसानी होगा। हम कुछ बोले हॉरिजेंटल लाइन, यानी सुता हुआ लाइन को रो बोलते हैं, इस तरह की लाइन को कुछ बोलते हैं रो। तो काउंट कहाँ से होता है, ऊपर से काउंट होता है, इसको बोलते हैं प्रथम रो, इसको द्वितीय रो, इसको तृतीय रो। कॉलम का वर्टिकल इस प्रकार से काउंट कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं प्रथम कॉलम, द्वितीय कॉलम, तृतीय कॉलम, स्टार्टिंग यहाँ से होता है कॉलम, ठीक है। इसको नामकरण देना है तो प्रथम को ऐसे लिखते हैं R1 R2 R3, ठीक है। कॉलम किस प्रकार लिखे C1 C2 C3, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अच्छा अब भैया इस प्रकार से जाहिर सी बात इको चाहिए भैया R1, ये को चाहिए R2, ये को चाहिए भैया ये वाला को चाहिए C1, ये वाला को चाहिए पहला कॉलम यानी ये वाला को चाहिए दूसरा कॉलम यानी C2। अच्छा भैया ठीक है, लेकिन एलिमेंट सब जगह यही तो नहीं है, उसका नाम देना है,
तो नाम देवे का तरीका होता है, पहले आप जैसे लोकेशन कहीं भी गूगल मैप खोलते हो ना, तो गूगल मैप काम कैसे करता है कि जब एक अक्षांश रेखा दूसरे देशांतर रेखा के बीच जहाँ कटता है ना, वहीं पर लोकेशन रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये ऐसे एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। एक अक्षांश रेखा देशांतर रेखा जहाँ पर कटता है ना, उसी को लोकेशन बोलते हैं। उसी प्रकार एलिमेंट में भी, तो एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे पता करें इसका कौन सा लोकेशन कैसे है, इसका लिखे के भी तरीका है। पहले हॉरिजेंटल चल जाना, यानी रो में पहले, हमेशा रो पहले बोलना है, कॉलम बाद में। तो अगर इसको बोलना है जैसे ऐसे चले, तो बताओ कौन सा रो में चले, तो भैया पहला रो में। और ऐसे चले तो बताओ कौन सा कॉलम में चले, पहला कॉलम। जहां पर कटा, कहां पर कटा, यहाँ पर कटा, तो कौन सा रो, पहला रो। कौन सा कॉलम, पहला कॉलम। इस प्रकार से। अच्छा ए को लिखना है, जैसे ये है इधर काट काट के थोड़ा दिखा, जैसे ए है, ठीक है। अच्छा भैया इसका लोकेशन तो A11 हो गया, तो इसको इसका रिप्रेजेंट करना है तो कुछ बोले, पहले हॉरिजेंटल जाओ, यानी पहले रो में फिर कॉलम में। इसको तो ऐसे, तो बताओ ई गया तो कहाँ से गया, तो पहला रो में गया, और कौन सा कॉलम में गया, दूसरा कॉलम, तो इसका नाम है A12, ऐसे करके। अच्छा इसको रिप्रेजेंट करना ये एलिमेंट को, तो ऐसे जाओ, पहले रो में जाओ, कौन सा रो में चला पहले, तो ये दूसरा रो में। और कौन सा कॉलम में आया, तो बताओ, इसको बोलते भैया दूसरा रो में और पहला कॉलम में, यानी दूसरा रो पहला कॉलम। हमेशा सबसे पहले रो लिखना है, उसके बाद कॉलम लिखना है, ठीक है। अब बता इसको अगर लिखना है तो भैया कौन सा रो कौन सा कॉलम है, तो हम हमेशा बोलते पहले रो में चलो, तो पहले रो में चल गया, ठीक है। और फिर कॉलम में, तो बताओ कौन सा रो में पहले चला, दूसरा रो में। कौन सा कॉलम में, दूसरा कॉलम में। इसी चीज को बोलते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी टू टू, इस प्रकार से। उम्मीद है आप समझ में आया होगा, अब लोकेशन पकड़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला इसलिए हम आपको समझा दिए। तो द्वितीय कोटि का सारणी इस प्रकार से लिखा जाता है। द्वितीय कोटि मतलब दो रो रहेगा, दो गो कॉलम रहेगा, उधर अंदर में जे भी लिखा है ओकरा कुछ बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये द्वितीय कोटि हो गया। उसी प्रकार तृतीय कोटि हो जाएगा भैया। तृतीय कोटि में क्या हो जाएगा, तीन तृतीय कोटि, जैसे पहला कोटि, प्रथम कोटि में एक रो एक कॉलम, द्वितीय कोटि में दो रो दो कॉलम, तो तृतीय कोटि में कुछ होगा, तीन रो तीन कॉलम होगा, यानी तीन रो तीन। डिटर्मिनेंट है तो सोझे पढ़ना, मैट्रिक्स में सोझे नहीं पड़ता, या तो छोटी ब्रैकेट या तो बड़ी बड़ी ब्रैकेट मैट्रिक्स में, लेकिन डिटर्मिनेंट में सोझे होता है। अच्छा भैया तीन गो रो रहेगा, तीन गो कॉलम रहेगा, यानी ऐसे रहेगा, तीन गो रो तीन गो कॉलम। अब तो एलिमेंट का नाम आप लिख लीजिएगा। और जैसे ये इसका नाम लिखना है तो भैया पहले रो बोलो, कौन सा रो में, पहला रो। कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, A11। इसका अगर नाम देना है तो कौन सा रो में, पहला। कौन सा कॉलम, दूसरा, तो भैया A12। इसका नाम देना है तो कौन सा रो में, पहला रो में। कौन सा कॉलम, तीसरा। इधर से काउंट कर दे, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम। रो में इधर से काउंट कर दे, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, इस प्रकार से, ठीक है। तो बताओ कौन सा रो में है, पहला रो। कौन सा कॉलम, तीसरा, तो 1 3। अब इसको अगर नाम देना है तो कौन सा रो में है, तो भैया दूसरा। पहला रो तो ऊपर वाला है, दूसरा रो है ये, तो दूसरा रो। कौन सा कॉलम, पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम। इसका नाम देना है तो कौन सा रो और कौन सा कॉलम, तो भैया दूसरा रो दूसरा कॉलम, इस प्रकार से दूसरा रो और दूसरा कॉलम। इसका नाम देना है तो कैसे दे, पहले दूसरा रो फिर तीसरा कॉलम, यानी दूसरा रो तीसरा कॉलम। इसका नाम देना है तो कैसे दीजिएगा भैया, तीसरा रो में है, पहला कॉलम में है, तीसरा रो पहला कॉलम। लिखे का तरीका, लोकेशन रिप्रेजेंट करे का तरीका है, सबसे पहले रो लिखा जाता है पहले, उसके बाद कॉलम लिखा जाता है। उसी प्रकार कोटि भी लिखिएगा तो सबसे पहले रो लिखिएगा, उसके बाद कॉलम लिखिएगा। इसका लोकेशन देना है तो कैसे भैया, कौन सा रो में, तो थर्ड रो में। कौन सा कॉलम, सेकेंड कॉलम, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम। इसका लिखना है तो कौन सा भैया, थर्ड रो में, थर्ड रो में। और कौन सा कॉलम में, थर्ड कॉलम में, यानी 3 3, इस प्रकार से। कोटि अगर लिखना है, यानी यहाँ पर कोटि लिखना है तो कैसे लिखे, सबसे पहले रो लिखो, तो कै गो रो है गिन लो, एक रो दो रो तीन रो, तो पहले रो लिखो गुना। कॉलम लिखना है तो कै गो कॉलम, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो 3 × 3, ये कोटि होता है। अगर कुछ बोलते हैं कोटि, अगर कुछ बोलते हैं कोटि। अच्छा भाई इसको कोटि बोलते हैं, बोलो एलिमेंट की संख्या कै गो, तो कोटि का गुना कर लो, तो 3 × 3 = 9, गिन के देख ले 9 एलिमेंट, ठीक है। इस प्रकार से तो 3 कोटि की इसी प्रकार लिख लीजिएगा। 4 कोटि के मतलब क्या भैया, जिसमें 4 रो 4 कोटि रहेगा, सॉरी 4 रो 4 कॉलम रहेगा। 5 कोटि का मतलब 5 रो 5 कॉलम रहेगा, 5 रो और 5 कॉलम रहेगा। लोकेशन इसी प्रकार। अब आते हैं अगला लास्ट, nth ऑर्डर का रहेगा, यानी n कोटि का रहेगा सारणी। तो n कोटि का सारणी कैसे कहलाएगा भैया, तो n कोटि में कुछ जगह n रो रहेगा, n कॉलम रहेगा। जैसे 2 कोटि में 2 गो रो और 2 गो कॉलम। n कोटि है, जाहिर सी बात है, डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल अभी बताए भाई, कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो। तो n कोटि का मतलब n गो रो n गो कॉलम है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करें। डेल्टा बराबर मानना है, डेल्टा बराबर मान सकता है, अभी फिलहाल नहीं मानना तो कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है। तो भैया इसमें n रो रहेगा n कॉलम रहेगा, तो लिखेंगे कैसे, इसलिए आप जब भी पारिएगा तो पेन पेपर
के साथ इंच लेके जरूर बैठिएगा, ताकि लाइन खींचे तो सोजे सोजे खींचे, एलिमेंट लिखा है तो सोजे सोजे रिप्रेजेंट करे, जैसे तैसे लिख लीजिएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा डायगोनल बनाने में या लिखने में, तो हम बताएंगे तो थोड़ा समझने में आसान होगा जब पेन पेंसिल और वो इंच लेके साथ बैठिएगा। अच्छा भैया, एन रो है और एन कॉलम ही होगा, ठीक है, तो इसी चीज को हम पढ़ते हैं, ठीक है, एन रो एन कॉलम होगा, यानी इसका कोटि होगा एन रो एन कॉलम, ये बेसिकली इसका कोटि है। तो बता इसका एलिमेंट की संख्या कितना होगा, तो भैया एन स्क्वायर, एन में से एन गुना कर लेगा एन स्क्वायर होगा, ठीक है। देखो, तो पहला एलिमेंट भैया, पहला एलिमेंट ए रहा होगा, ए वन वन रहा होगा, दूसरा कुछ दूसरा एलिमेंट तो ए वन टू, तीसरा ए वन थ्री, फिर ए वन फोर, ऐसी ऐसी चलेगा कहाँ तक, एन तक चलेगा। तो भैया पहला रो में चल रहा है, तो भैया पहला रो में जाएगा वन वन, ठीक है। एन कौन सा कॉलम है भैया, ये चौथा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, एनवा कॉलम, तो ए वन वन एन, ऐसे करके। इसी प्रकार ये पहला रो हो गया, तो फिर दूसरा रो, तो भैया दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम, ऐसे ऐसे चलेगा। तो दूसरा रो पैमा कॉलम, एनवा कॉलम, इस प्रकार से। फिर इधर बढ़ेगा, तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे बोलेगा तीसरा रो चौथा कॉलम, ऐसे ऐसे चलते जाएगा, कौन सा पहुंचेगा, तीसरा रो एनवा कॉलम। अब इसी प्रकार बोलेगा भैया तीसरा पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम, ऐसे बढ़ेगा तो आगे बोलेगा चौथा रो पहला कॉलम, पांचवा रो पहला कॉलम, छठा रो पहला कॉलम। उसी प्रकार एन तक बढ़ते हैं, एन तक बढ़िएगा तो भैया कुछ हो जाएगा एनवा रो पहला कॉलम, ठीक है, एनवा रो पहला कॉलम। इसी प्रकार इसको आगे बढ़ा दीजिए, तो भैया कुछ ही था, एक था, दो था, तीन था, तो आगे चार आएगा, चार दो पांच, दो छह, दो एन तक आइएगा तो ए एन टू, इस प्रकार। इसी को आप बढ़ा लीजिएगा तो क्या लिखिएगा भैया, एक दो तीन ऐसे करे चल रहा है ना, तो एन तक चलेगा, तीसरा रो, एनवा एनवा रो तीसरा कॉलम। इसी चीज को आगे बढ़ा लीजिएगा तो कुछ हो जाएगा भैया एनवा रो चौथा कॉलम। इसी चीज को इधर बढ़ाइए, इधर इधर भी बढ़ाइए, तो इधर से एन रो चल रहा है, इधर से एन कॉलम आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा एन रो एन कॉलम। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स सॉरी किसी भी डिटर्मिनेंट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, पार लिए होंगे, तो इस प्रकार से पारना है। अब बता दें इसमें दो तीन बात खासियत क्या है। अब यहाँ से देखो, ये बेसिकली स्क्वायर जैसा है, स्क्वायर में इसमें भी चार एलिमेंट है, तो इधरों चार, इसमें 10 एलिमेंट है, तो इधरों 10 एलिमेंट है, आप ऐसा करके। अभी गौर से देखो, ये जो एलिमेंट हम ये पा रहे, ये तीर पा रहे, मतलब इस प्रकार से डायगोनल खींच दिए, तो बता इस तरह के डायगोनल, तो स्क्वायर है तो इसका विकर्ण होगा, तो विकर्ण के एक खासियत होता है, देखिएगा ए वन वन है तो ये टू टू है, ये थ्री थ्री है, तो यहाँ पर कौन सी रहा होगा, ये फोर फोर रहा होगा, यहाँ पर ये फाइव फाइव रहा होगा, यहाँ पर ए एन एन रहा है। तो विकर्ण की ये खासियत है, कभी भी थोड़ा सा पूछे ना विकर्ण क्या होता है, तो हमेशा बोलना ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर, ए फाइव फाइव, इस प्रकार को जी एकरा विकर्ण बोलते हैं, एकरा कुछ बोलते हैं विकर्ण बोलते हैं, एकरा विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, विकर्ण में भी कैसा विकर्ण है भैया, मेन डायगोनल बोलते हैं इसको, मेन डायगोनल बोलते हैं, मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। अच्छा भाई, इसी का अपोजिट खींच दीजिएगा, एंटी डायगोनल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा एंटी डायगोनल से मतलब नहीं है, मेन डायगोनल से मतलब है, तो मेन डायगोनल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मेन डायगोनल क्या बोलते हैं, ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर, ए फाइव फाइव, यानी सेम सेम रहेगा ना, ये रो और कॉलम समान रहता है, कुछ ही डायगोनल में आता है, यानी मेन डायगोनल, तो इस प्रकार से एन कोटि बोलते हैं। अब आते हैं सारणी के प्रकार में, इतना तो सीख लिए, ऑर्डर वाइज, ऑर्डर वाइज में इस प्रकार के आप रिप्रेजेंट कर लीजिएगा, लोकेशन बता दीजिएगा, ये सारा चीज बता दीजिएगा। इसी में अब आगे बढ़ते हैं सारणी के प्रकार में। आप नोट लिखना चाहे तो नोट बना के लिख सकते हैं, कि जैसे हम बोले पहला कि सारणी किसका पॉसिबल है, तो सारणी केवल और केवल वर्ग आव्यूह का ही पॉसिबल है, या जिसमें रो और कॉलम संख्या समान होगा तभी उसका वर्ग केकरा बोलते हैं, सबको पता है, वर्ग चारों तरफ बराबर होते हैं, जाहिर सी बात है, रो जितना रहेगा उतना ही कॉलम रहेगा, तो सारणी होगा, ठीक है, वर्ग जैसा। मेन डायगोनल के एलिमेंट अभी बताया कि ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, ए फोर फोर, डॉट डॉट, ए एन एन, इस प्रकार के एलिमेंट को कुछ बोलते हैं, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट बोलते हैं, मेन डायगोनल के एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हॉरिजेंटल लाइन केकरा बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन इस प्रकार से, इस प्रकार को लाइन को हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। अगर रो में लिखना है तो भैया आर वन बोलते हैं, आर टू बोलते हैं, आर थ्री बोलते हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम, यानी इस प्रकार से हम पहले बता दिए, इसको लिखते हैं पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, C1 C2 C3 रिप्रेजेंट करे का तरीका है। तो इस प्रकार हॉरिजेंटल लाइन ये सुधा हुआ, ठीक है। तो हॉरिजेंटल लाइन को रो बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं, तो इतना आप नोट चाहे तो लिख सकते हैं। इसी प्रकार किसी में किसी भी सारणी के अवयव को आई रो जे कॉलम से रिप्रेजेंट करता है, इस प्रकार से
ठीक है, अभी थोड़ा सारा चीज हम सिखाए रखे हैं, सारा चीज वही नोट में लिखा हुआ है। A11 है या A12 है, तो इसी चीज को एलिमेंट को लिखते हैं AIJ से, इस प्रकार से। तो कहीं पर लिखा है ना, तो पहले कुछ लिखा था, रो लिखा था, उसके बाद कॉलम लिखा था, लोकेशन ऐसी प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी एलिमेंट है और उसके अंदर है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है AIJ। आई बेसिकली रो को रिप्रेजेंट करता है और जे बेसिकली कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो कॉलम और रो रिप्रेजेंट करे ले आपको आया हुआ एलिमेंट का, एलिमेंट का रो और कॉलम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ से। जहाँ आई को चाहिए रो है, जे को चाहिए कॉलम है, यानी कौन सा रो कौन सा कॉलम, तो आयवा रो जेवा कॉलम, इस प्रकार से। जैसे बोलते हैं ना 3 2, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट है, इस प्रकार से आप बता दीजिएगा। ठीक है, जैसे थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हम खुदे ले लेते हैं। जैसे जैसे कहीं पर लिखा है भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करके है। तो भैया इस ऐसे याद रखना, लगातार संख्या ना 1 से लेकर 9 तक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। अब एक थोड़ा एक ट्विस्ट और बताते हैं, डिटर्मिनेंट जब भी निकालना, अगर डिटर्मिनेंट देखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट लगातार संख्या है शुरू से, या तो शुरू से रो से कॉलम में, या कॉलम से डायरेक्ट पूरा कॉलम में, जैसे लिखा है एक से लेकर 9 तक, या ऐसे लिखल रहे 10 से लेके 19 तक, ऐसे करके 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, इस प्रकार से। अगर डायरेक्ट इस प्रकार से लिखा है, डायरेक्ट आंसर 0 देख लीजिए, अगर लगातार रहे तो। या ऐसे रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू डायरेक्ट 0। वो कैसे आएगा फिलहाल हम बताएंगे, फिलहाल यहाँ देखिए। तो हम कुछ बोल रहे हैं, जैसे तेरा लोकेशन पूछेगा कि बता इसमें कोई एलिमेंट है जिसका नाम है 3 2। अब 3 2 तेरा पता होना चाहिए, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम में। लिखे का तरीका है, आप तीसरा रो में चल जाइए, इस प्रकार तीसरा रो में काट दीजिए ऐसे, और दूसरा कॉलम में काट दीजिए, जहां पर कट गया वही लोकेशन की बात कर रहा है। बेसिकली 8 पूछ रहा था कि 8 कहाँ है, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम में। ठीक है, जैसे थोड़ा सा कोई पूछेगा भैया दूसरा रो पहला कॉलम, ऐसे करके, तो A21 के कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब पहले पढ़े आना चाहिए, बार बार बोलते पहले रो बोलना होगा, बाद कॉलम, या तो मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट। तो पहले रो, दूसरा रो में चलो, पहला रो दूसरा रो, रो बोले वर्टिकल सॉरी हॉरिजेंटल वाला के, ये रो हो गया, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो। तो दूसरा रो का काट दीजिए, पहला कॉलम काट दीजिए, कहाँ पे कटा, 4 पे, यानी 4 की बात कर रहा था। उम्मीद है लोकेशन पता कर लीजिएगा। जैसे भैया कहीं पर लिखा है 1 3 का मतलब पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, कहाँ पर कटा, 3, यानी 3 की बात कर रहा था। उम्मीद है इतना कर लीजिएगा, समझ में आया, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब सारणी का मान निकालना है, तो सारणी के मान निकालने के भी तरीका होता है। ठीक है, तो उसमें से एक पहला 2 तरीका हम आपको बताएंगे, एक सारस के अनुसार होता है, एक लप्लास के अनुसार होता है। 2 थ्योरम है, सारस लॉ और लप्लास लॉ, तो दोनों हम बताते हैं। तो पहला आज सीख लेते हैं सारस लॉ, अगले क्लास में लप्लास लॉ सीख लेंगे। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे थ्योरी खत्म कर लेंगे, मतलब 2 3 क्लास थ्योरी लगेगा। ठीक है, 2 3 4 क्लास थ्योरी लगेगा, बाकी खत्म हो जाएगा, बरसाते आप इत्मीनान होके पढ़िए। देखो, तो पहले है सारस ला के अनुसार, हिंदी में नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा, सारस ला, हिंदी में लिखना इंग्लिश में लिखना, जे लिख ले और उसको फर्क नहीं पड़ता। सारस के नियम या सारस के अनुसार या जे लिखना है, ठीक है। तो सारस को जी बोलते हैं कि प्रथम कोटि, भाई प्रथम कोटि, जैसे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं प्रथम कोटि में, तुम कंफ्यूज नहीं होगा ना, हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे बोलते 5 है, प्रथम कोटि का सारणी, प्रथम कोटि में जे है वही आंसर, 5 का आंसर को जी भाई 5 हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा कंफ्यूज होते हैं, जैसे -5 है और बोले कि बता इसका वैल्यू को, ये सारणी का मान क्या है, बहुत लोग 5 लिख देते हैं, गलत कर देते हैं। ऐसा नहीं होता भाई, सारणी है तो ज्यों के त्यों आंसर, -5 है तो -5। ठीक है, तो ये सारणी है, ना कि मोड है, मोड थोड़ा बोल रहा है, मापांक नहीं है। ठीक है, ये सारणी है। ठीक है, मोड बोलता है तो निगेटिव को मोड पॉजिटिव कर देते हैं, वो सारा चीज बताए रखे हैं। ये सारणी है। ठीक है, सारणी बेसिकली मापांक ही होता है, लेकिन यहाँ वो मापांक नहीं है, इन की -5 का मोड 5 ही कर दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद है। तो 1 कोटि में कुछ होता है, प्रथम कोटि के कोई भी सारणी है उसका मान ज्यों के त्यों रहता है। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आपको आता होगा। तो बेसिकली सीखना को चाहिए हमारा, बेसिकली पढ़ना कौन सा ऑर्डर, कितना कोटि का सारणी का मान निकालने के लिए आएगा। तो हमारे जब भी आएगा तो या तो 2 कोटि का आएगा या 3 कोटि आएगा, एक से ज्यादा नहीं आएगा। 4 कोटि भी आएगा तो कर लीजिएगा, ओकरा से कोई दिक्कत नहीं। हम आपको सारस के अनुसार बताते हैं, पहले 2 कोटि के। तो आप हेडिंग बनाना चाह रहे तो आप हेडिंग बना लीजिएगा द्वितीय कोटि के सारणी, द्वितीय कोटि के सारणी, ऐसा करके द्वितीय कोटि के सारणी। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, हेडिंग इस प्रकार से लिखा निकाल सकते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। ठीक है, अच्छा सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जाहिर सी बात है, द्वितीय कोटि अभी बताए, 2 रो रहेगा 2 कॉलम, ऐसे रहेगा भैया, A B C D, ऐसा है सारणी है। ठीक है,
तो भैया इसका वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, तो भैया इनके अनुसार, सारा के अनुसार कुछ लॉजिक ये क्या क्या ही देते हैं उनके अनुसार, देखिए इनका लॉजिक इधर ही लिख देते हैं। इनके अनुसार ये लॉजिक क्या देते हैं कि ऐसे ऐसा कीजिएगा ना तो सारणी के मान निकल जाएगा। बेसिकली कुछ ही दूर तक चल पाएंगे, कुछ देर के बाद ये बोलेंगे हमसे ना हो पाएगा, छोड़ देंगे, ठीक है। तो फिर एक और पर्सन आएंगे, उनके अनुसार वो बोलेंगे कोई ऑर्डर दे दो, कितना ऑर्डर का दे दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अपन दोनों के लेके चलना है, सारस को भी लेके चलना है, लप्लास को भी लेके चलना है। तो पहले सारस सीख रहे हैं, सारस के अनुसार सीख लो। सारस के अनुसार कुछ बोलते हैं कि ऐसा कीजिए कि आप कुछ कीजिए, इसमें देखिएगा वर्ग, बेसिकली सारणी तो वर्ग ही दिखेगा, तो वर्ग वर्ग में दिखेगा दो प्रकार के डायगोनल दिखेगा, इस प्रकार का डायगोनल और इस प्रकार के डायगोनल। तो बोलेंगे कि मेन डायगोनल का गुना कर लीजिए और माइनस एंटी डायगोनल का गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये बोल रहे हैं इनके अनुसार कि भैया ये गुना कर लीजिए और माइनस ये गुना कर लीजिए, आंसर इस प्रकार से बोल रहे हैं। ठीक है, करते हैं। तो इनके अनुसार क्या हो जाएगा भैया, a इंटू डी ए डी और b इंटू सी बी सी, ये आपका सारणी का मान हो जाएगा इनके अनुसार। एग्जाम्पल कोई संख्या पर देख के थोड़ा संख्या पर बता दें, जैसे संख्या कोई लिखा था 2 3 4 5, तो इनके अनुसार क्या बोल रहा है कि मेन डायगोनल, इसमें तो बेसिकली डायगोनल तरह दिख रहा है, मेन डायगोनल एंटी डायगोनल, तो मेन डायगोनल को गुना कर लीजिए, यानी 5 इंटू 10 2, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12, ऐसे 10 में से 12 जाएगा -2, इस प्रकार से। और समझना चाह रहे हैं और समझिए, सारा थोड़ा सा आसान लगता है 2D में, ठीक है, यानी दो ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में। जैसे भैया कहीं पर लिखल था 2 -3 और ये 4 और ये 6, इस प्रकार से लिखल है। तो कोची बोल रहे हैं कि मेन डायगोनल पे गुना कर लो पहले, तो गुना कर लो तो कितना, 6 दूनी 12, माइनस के चिन्ह दो, फिर ये गुना कर लो तो कितना, 4 तिया 12, -12 और माइनस पहले से था तो +12, तो 12 12 कितना 24, इस प्रकार से। अगर और समझना और समझ लें, जैसे भैया कहीं पे लिखल था साइन थीटा, कहीं पर लिखल था माइनस कॉस थीटा, यहीं पर लिखल था कॉस थीटा, यहाँ पर साइन थीटा लिखल था, दो ऑर्डर में बता रहे, दो ऑर्डर में एकदम कंफर्टेबल है सारा चीज, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिक्कत होगा तीन ऑर्डर में, ठीक है। तो इनके अनुसार कुछ कीजिएगा, लॉजिक लगाइएगा कि कुछ बोले मेन डायगोनल माइनस एंटी डायगोनल, यही तो बताए रहे, यही बोले हैं सारा जी, हम नहीं बोल रहे, ठीक है। तो गुना कीजिए, तो भैया साइन स्क्वायर थीटा माइनस होता है, तीर से गुना कीजिए तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन गुना कीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो पहले से, और माइनस सारस के अनुसार, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिकली कितना होता है 1। इस प्रकार से कोई भी दो ऑर्डर के डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, किसके अनुसार, सारस के अनुसार, ठीक है। उम्मीद है दो ऑर्डर में काम कर गया, तो आपको याद यही रखना है, सारस को बोलना नहीं, इन्हें कि नया काम करेगा आगे, तो नहीं, इसका काम करवाएंगे, दो ऑर्डर में काम कराएंगे, तीन ऑर्डर में काम नहीं कराएंगे। तो सारस के अनुसार कुछ मेन डायगोनल माइनस एंटी डायगोनल, ठीक है। आप बताना चाह रहे थे, एक और बता दें, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, हेडिंग यही रहेगा। जैसे भैया अगर हमसे कोई पूछा इसका वैल्यू क्या ही होगा, जैसे कहीं पर ऐसे पूछा x है 1 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर है, इसका वैल्यू पूछेगा तो क्या ही हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा x³ -1, बस इस प्रकार से। मेन डायगोनल माइनस एंटी डायगोनल, x इंटू एक्स स्क्वायर x³ और 1 इंटू 1 1, माइनस के साथ 1, इस प्रकार से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीन ऑर्डर में, तीन ऑर्डर में कुछ होता है, तीन ऑर्डर में थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो हेडिंग बना लीजिएगा तृतीय कोटि के सारणी, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो तृतीय कोटि की सारणी में क्या होता है, ऐसा होता है इनके अनुसार, तृतीय कोटि में तो विफल हो जाएंगे, कंफर्टेबल नहीं, आपको खुद देख के लगेगा ये हमसे नहीं होगा, दो ऑर्डर तो अच्छा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं भैया, दोनों को मेन डायगोनल गुना कर लीजिए, माइनस एंटी डायगोनल गुना कर लीजिए, आंसर आ जाता है, ठीक है। यानी मेन डायगोनल वर्ग जैसा है ना आकृति, ये डायगोनल हो गया और ये मेन डायगोनल, ये एंटी डायगोनल, तो मेन डायगोनल को गुना कर लीजिए, 6 दूनी 12, माइनस एंटी डायगोनल यानी -4 और माइनस बीच में पहले से था +12, इस प्रकार से कर लीजिएगा, ठीक है। थर्ड ऑर्डर में जाके ये फेल हो जाता है, जैसे भैया जैसे ये ऐसे रहेगा ना, ऐसा करके बोलेंगे, बोलो ABC, या नाम दे देते हैं प्रॉपर लोकेशन, जैसा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, बेसिकली लोकेशन इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कुछ है सारा चीज बता। तो इनके अनुसार बोलते हैं तीन ऑर्डर में, दो ऑर्डर में तो अच्छा लगा, इनके अनुसार बोलते हैं कि क्या कैसे करना है, तो बोलते हैं कि पहले जे मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट जे था वो पहले हूबहू उतार लीजिए, A11 A21 A31 A12 A21 A22 और A32 A3 सॉरी A13 A23 A33, ऐसा करके बोले पहले ये उतार लीजिए, फिर कुछ बोलते हैं कि दो कॉलम और बगल में उतारिए, यही वाला A11 A12 A21 A22
और A3 1 और A3 2 ऐसा करके बोल देते हैं, ऐसे करके बोल दिए। अब इनके अनुसार ये कुछ बोल रहे थे कि मेन डायगोनल 3 एलिमेंट का है, 3 ऑर्डर का है, तो 3 एलिमेंट के साथ डायगोनल बना लीजिए ऐसे, ये और ये ऐसे करके 3 ऑर्डर कैसे करके पहले इधर वाला बना लिए। इनके अनुसार लॉजिक यही दिए, ऐसे माइनस ऐसे, तो यही करने वाले हैं, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए उससे कोई फर्क नहीं। फिर ऐसे बोलते हैं कि भैया ऐसे कीजिए, ये 3 ऑर्डर है, ये एलिमेंट इधर से ले लीजिए, ये एलिमेंट इधर से ले लीजिए, ये एलिमेंट इधर से ले लीजिए, इस प्रकार से आप बना लीजिए। ठीक है, करते हैं। इनके अनुसार कुछ बोलते हैं, पहले ये वाला गुना कर लीजिए, तो गुना कीजिएगा तो कुछ होगा A11 A22 और A33 ऐसे गुना कर लिए। इधर वाला एक पार्ट हो गया, फिर दूसरा का, तो इधर वाला जितना गुना करके जोड़ लीजिए और इधर वाला गुना करके घटा लीजिए, इस प्रकार से बोल रहे हैं। ठीक है, तो A12 A123 और A31 ऐसे करके प्लस, फिर अगला कुछ है A13 A21 और A32, इस प्रकार से इधर वाला सारा गुना हो गया, घट गया, और फिर सॉरी इधर पूरा गुना, इधर वाला गुना करके जोड़ देना है, और फिर ये वाला कुछ गुना करके घटा देना है, तो सबको घटाइएगा। तो कैसे लिखिएगा, A31 A22 और A13, इसी पर इसलिए बोल रहे हैं स्केल लेके बैठिएगा और सामने सामने लिखिएगा, ताकि आपका डायगोनल मिल पाए। जहाँ तितर बितर लिखे ना, इधर उधर लिखे तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो कुछ A31 A22 और A13, तो कुछ लिखिएगा A31 A22 और A13। फिर भैया दूसरा को चाहिए A32 A23 A11, फिर माइनस की चिन्ह, A32 A23 A11 ऐसे करके बोल लीजिएगा, फिर माइनस के चिन्ह, फिर कुछ A33 A21 A12, माइनस के चिन्ह A33 और A21 और A12, इस प्रकार से। अब बताओ इतना करना पड़ रहा है। पहले कुछ बोले, इनके अनुसार सुनिएगा, ये कुछ बोलते हैं, सारस जी बोलते हैं कि पहले 3 ऑर्डर में, 2 ऑर्डर में तो तुमको कोई दिक्कत नहीं लगा, एकदम धाए से आंसर, लेकिन 3 ऑर्डर में देखो धाए से कितना रखेगा तुम। ठीक है, कुछ बोले कि पहले तीनों जितना भी ये कॉलम है पहले वैसे उतार लीजिए, और शुरुआत के 2 कॉलम और बगल में उतारिए, और फिर 3 ऑर्डर है तो 3 3 एलिमेंट का डायगोनल बना लीजिए, यानी विकर्ण जैसा 3 एलिमेंट, तो 3 सामने सामने बनाइएगा, 2 एलिमेंट के नहीं बनाना, 3 एलिमेंट के बनाना है। तो ऐसे करके बनाए, 3 3 एलिमेंट के यहाँ से बनाओ। फिर वो जी बोले इधर बना लिए, फिर ऐसे वाला बनाना है, तब तो आप बताइएगा उनके अनुसार, ऐसे माइनस ऐसे करके गुना करके। ठीक है, तो ऐसे करके बनाए। तो ये 3 ऑर्डर में मान लेते काफी हद तक काम कर गया। अब बताओ कोई बुतरू को इतना थोड़ा याद रहेगा। ये सारा सर कुछ बोले थे कि पहले 3 कॉलम उतार लेना है, फिर 2 कॉलम और बगल में उतारना है, फिर इधर करना है, तो उतना करते करते बुतरू से दिमाग बाहर कर लेता है, यानी इतना से दिमाग से बाहर हो जाता है, इससे लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, फॉलो नहीं करते। ये 3 ऑर्डर में कम से कम तो काम करने लगता है, 3 ऑर्डर में थोड़ा बहुत काम कर लेगा, इतना कर लेगा। जैसे 3 ऑर्डर से जैसे ही आगे बढ़िएगा फेल कर जाता है, 3 ऑर्डर के बाद काम ही नहीं करने लगता है। 4 ऑर्डर में दम नहीं, 5 ऑर्डर में खत्म, बोला ये खत्म, बकवास है, ऐसे नहीं करना। तो हम आपको सारा के अनुसार देखा, वो अनुसार बता दिए, ये था। अगले अनुसार जब पढ़ेंगे, लप्लास ला पढ़ाएंगे, तो वहाँ जो वो नियम बढ़िया दिया है, या तो प्रथम कोटि को हो, या 2 कोटि को हो, या 3 कोटि को हो, या 4 कोटि को हो, या 5 कोटि को हो, या n कोटि को हो, कोई भी कितनों कोटि को दो, वो सब जगह काम करते हैं। लेकिन हमरा कुछ करना, किसी को भूलना नहीं है, सभी का योगदान होता है, सबसे पहले यही दिए। ठीक है, इसी कोई चीज पहले ज्ञात होता है, उसके बाद ही अगला प्रोसेस होता है। तो ये ज्ञात हुआ, उसके बाद अगला प्रोसेस वही आया, लप्लास ला। इनके अनुसार पहले इतना, इनको भी नहीं भूलना है, उनको भी नहीं भूलना है। तो इनको में कौन सा भूल जाना है, ये वाला पार्ट आपको नहीं याद रखना है। आपको प्रथम पार्ट याद रखना है, यानी 2 कोटि वाला, मेन डायगोनल माइनस एंटी डायगोनल गुना कर लीजिए आंसर। उनके अनुसार कुछ होता है वो अगले क्लास में सीखेंगे। तो आज बार इतने रखते हैं, बाकी अगले क्लास में।